एसी चल रहा है। बैटरी तो है। हेलो हेलो हेलो, आई थिंक अब आ रहा होगा। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? अभी अभी आ रहा है। एसी चलवाइए। एसी क्यों बंद है? लाओ क्वेश्चन दो, क्वेश्चन दो। हाँ शांत हो जाओ। एक क्वेश्चन था कल की क्लास का, एनाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। यही था क्वेश्चन कल की क्लास का, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन का सेकंड क्वेश्चन था, है ना? इसको करिए। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन का सेकंड क्वेश्चन है, इसको करिए। यहां पे ये वही वाला क्वेश्चन है जिसमें पीरियड के भी एलिमेंट्स हैं और ग्रुप के भी एलिमेंट्स हैं, दोनों मिक्सचर वाले हैं, है ना? तो आपको पीरियड के भी एलिमेंट्स का स्टेबिलिटी देखना है, ग्रुप के एलिमेंट्स का भी स्टेबिलिटी देखना है, दोनों एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी देखनी थी। और फिर आज हम ये क्वेश्चन करो फटाफट से 2 मिनट में। फिर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेजोनेंस, नया टॉपिक रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे। हाँ यही कराया था, यही दोबारा करा रहे हैं। हाँ बता रहा हूं मैं। देखो यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे तो ये सेम पीरियड के एलिमेंट है। मैंने बोला था कि अगर दोनों मिक्सचर हो तो पहले पीरियड वाले कर लीजिए, तो सेम पीरियड वाले पहले कर लेते हैं। सेम पीरियड में जब आप देखोगे तो ये sp कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी 3.25। sp3 नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी 3.0। sp2 है, इसका हो जाएगा 2.75। OH माइनस का हो जाता है 3.5 और फ्लोरीन का हो जाता है 4। सेम पीरियड वाले में सबसे पहले हमने क्या किया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर मोर स्टेबल होगा, ये हमने देख रखा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर मोर स्टेबल होगा, फिर आ जाएगा 3 और फिर आ जाएगा 2.75। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर स्टेबिलिटी ये हमने पढ़ा हुआ है। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल से सेम पीरियड वाला आंसर आ गया। और पीरियड वाले से ज्यादा ही होता है ग्रुप वाला, पीरियड वाले से ज्यादा ही होगा क्योंकि इसका साइज बड़ा हो गया। अब सेम ग्रुप में देखो तो SH माइनस और Cl माइनस में ये दोनों अब सेम पीरियड के हैं क्या? ये दोनों अब सेम पीरियड के ना, सल्फर और क्लोरीन। इन दोनों में भी क्या आप देखोगे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको पहले रख देंगे, फिर SH माइनस को रख देंगे। हो गया सिंपल कहानी। पीरियड से हमेशा ज्यादा होगा ग्रुप, उसके बाद आप देख लीजिए SH माइनस और Cl माइनस में, वो तो थर्ड पीरियड के हैं, और वो अगर थर्ड पीरियड के हैं तो आपके पास तो साइज ही देखा है ना, इनसे ज्यादा ही बड़ा साइज है ना, तो साइज ही देखा है। हाँ हमेशा, हाँ CH2NH था यहां पे, तुमने क्वेश्चन गलत लिखा है, NH था। यहां पे CH2NH था, तो अब मुझे करने की जरूरत है, कर लोगे? अच्छा इसको करने की जरूरत है, बहुत बढ़िया, आ जाओ इसको करो। CH2 डबल बॉन्ड NH है, यही ना? चलो तो यहां पे बस sp2 नाइट्रोजन आ जाएगा, और क्या होगा? sp2 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? 4.1 हो जाती है, तो ये तो सबसे ज्यादा चला जाएगा, आप ये कह रहे हो ना भाई? 4 से 4.1 ज्यादा ही होगा ना, इसको मिटा दो फिर, ये क्वेश्चन में नहीं है तो 4.1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, है ना? तो CH2 डबल बॉन्ड NH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड NH माइनस होगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे पहले आप कर लो, उसके बाद आप ग्रुप वाले को आगे लगा दो। अब ग्रुप वाले में भी क्योंकि साइज बड़ा है ना, तो साइज बड़ा है तो उसका स्टेबिलिटी आएगा। इन दोनों में भी सल्फर और क्लोरीन क्या ये अब एक पीरियड के हो गए? अब एक पीरियड के हो गए तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और फिर SH की और कम हो जाएगी। बट साइज बढ़ गया ना, वही तो मैंने बोला
कि सेम पीरियड और ग्रुप में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर नहीं कर सकते। अगर सेम पीरियड के होंगे तभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर होगी, एक पीरियड और एक ग्रुप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। कल यही तो बताया था कि पहले एक साथ पहले पीरियड वाले को कर लीजिए, उसके बाद ग्रुप वाले को करिए। पहले पीरियड अरेंज होगा फिर ग्रुप अरेंज होगा। खैर, हां, हमेशा चाहे कोई भी हो, अगर उससे ज्यादा मतलब नीचे ग्रुप का एलिमेंट है तो हमेशा पहले आएगा। क्यों? साइज बढ़ गया ना। चलिए, सेम साइज कैसे होगा ग्रुप में? टॉपिक लिखो रेजोनेंस, टॉपिक लिखो रेजोनेंस। रेजोनेंस होगा। कई लोगों को डाउट है कि रेजोनेंस से पहले मीजोमेरिक होता है। नहीं, बाहर पूछना, बाहर पूछना। हाँ, रे टॉपिक नया स्टार्ट कर रहे हैं। रेजोनेंस में रेजोनेंस के बाद आता है मीजोमेरिक। रेजोनेंस का ही स्पेशल केस है मीजोमेरिक। ठीक है, तो मीजोमेरिक जो आप पढ़ोगे इसके बाद पढ़ोगे। आज जो हम पढ़ेंगे उससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में। ठीक है, लेकिन इसके बिना पढ़े मीजोमेरिक नहीं होगा, और मीजोमेरिक से हर साल आता है। इंडक्टिव से भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहां जो आज पढ़ाऊंगा उससे तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं थोड़ी पूछेगा, तो बोर्ड का सवाल है। कैसे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो थोड़ी पूछेगा, बोर्ड का सवाल है। बट अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख गए तो फिर आपसे मीजोमेरिक के क्वेश्चन आसानी से लगेंगे। और अगर आप ये नहीं आया तो मीजोमेरिक फिर मुश्किल होगा आना। ठीक है, और कोई शॉर्टकट मीजोमेरिक का नहीं है, कोई कुछ इधर उधर नहीं है। सिंपल आपको लॉजिक लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना और कॉन्सेप्ट ही आगे बढ़ना है। कोई रट्टाफिकेशन यहां भी नहीं है। 7-8-9 पॉइंट्स हैं रेजोनेंस के लिए, वो लिखना है बस, वही थ्योरेटिकल पॉइंट्स आते हैं एग्जाम में। बट रेजोनेंस सीखना बहुत जरूरी है। इसमें जब मैं कंपाउंड लिखूं तो रेजोनेंस होता हुआ नजर आना चाहिए, आपको विजुअलाइज होना चाहिए। वो विजुअलाइजेशन आज आपको सीखना है। ठीक है, और इसमें ऑर्गेनिक का रेजोनेंस और इनऑर्गेनिक का रेजोनेंस दोनों कंप्लीट है। मतलब दिस इज कंप्लीट रेजोनेंस। सर ने भी पढ़ाया होगा आपको, तो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। तो इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों ही रेजोनेंस है। मतलब ये पढ़ने के बाद वहां भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों कवर कर रहा हूं। क्या होता है, कई बार इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट भी लगते हैं आपके सवाल में मीजोमेरिक में। जब आपसे मैं कराऊंगा स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, उसमें इनऑर्गेनिक के भी कॉन्सेप्ट आएंगे। तो मैं ये बोल के नहीं निकल सकता कि सर ने पढ़ाया होगा। आपको पूरा यही पढ़ना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। 40 कंपाउंड है, 40 कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं अभी। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में फास्ट होना पड़ेगा आज। ठीक है, चलिए आइए लिखते हैं रेजोनेंस क्या है। बोर्ड पे देखना, अभी रेजोनेंस का पूरा पहले फील करते हैं फिर लिखना, अभी कॉपी में नहीं लिखना। देखो, रेजोनेंस जो है ना, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट होता नहीं है। रेजोनेंस नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। ये हमने अपने मन में एक साइंस बनाया हुआ है कि ऐसा कुछ होता होगा। आज तक रेजोनेंस को किसी ने प्रूव नहीं किया कि ऐसा होता है। रेजोनेंस कॉन्सेप्ट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को मान लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारी एक्सप्लेन हो जाती है। तो हमने इसको माना हुआ है आज तक, जबकि इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। होता क्या है रेजोनेंस? उससे पहले इंडक्टिव क्या हो रहा था? तो इंडक्टिव में हमने देखा था कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, इसी को इंडक्टिव कह रहे थे। व्हाट वाज इंडक्टिव इफेक्ट? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराना, अपनी तरफ खींचना। तो कोई भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था, इसी को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कह रहे थे, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था उसको प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंडक्टिव की कहानी थी। इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन की कहानी हम डिस्कस कर रहे थे। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया CH3, फिर दिया C डबल बॉन्ड O, और फिर दिया यहां पे O-। एक एग्जांपल ले लेता हूं जस्ट। ठीक है, अब यहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अब यहां पे देखो, मैंने पाई बॉन्ड बना दिया। अब पाई बॉन्ड बना दिया तो क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए? यहां पे पाई बॉन्ड बनाने से पाई इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे। रेजोनेंस इंडक्टिव में सिग्मा बॉन्ड ही था, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे।
यहां पाई बॉन्ड आ गया, पाई इलेक्ट्रॉन की बात होगी। मैं किसी एक को पाई बॉन्ड बोल देता हूं, तो क्या यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा? अब ध्यान से देखना, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में डिफरेंस है। ये ऑक्सीजन न्यूट्रल है और ये ऑक्सीजन माइनस है। तो न्यूट्रल है, माइनस है, इलेक्ट्रॉन माइनस के पास ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन माइनस के पास ज्यादा होगा। भाई इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है ना, माइनस वाला लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपको मैंने बताया था चार्ज स्टैटिक नहीं रहता। माइनस चार्ज, लोन पेयर, चार्ज कभी भी स्टैटिक नहीं रहता, चार्ज की टेंडेंसी है फ्लो करने की। तो यहां पे ज्यादा चार्ज आ गया है, यहां पे ज्यादा चार्ज आ गया है, स्टैटिक एक जगह नहीं रहता है, तो ये चार्ज फ्लो करेगा आगे की तरफ। चार्ज, ये वाला चार्ज एक जगह नहीं रह सकता। आपको मैं पूरा मर्म बता रहा हूं कि रेजोनेंस होता क्यों है, बाद में तो सब कर लेंगे पाई सिग्मा पाई चार्ज से, बट रेजोनेंस होता क्यों है? चार्ज यहां ज्यादा हो गया, एक जगह चार्ज अनस्टेबल होता है, चार्ज को फ्लो करवाना पड़ता है स्टेबिलिटी के लिए। तो स्टेबल तब रहेगा जब चार्ज फ्लो करे, चार्ज आगे की तरफ फ्लो। अब ध्यान देना, जैसे यहां पे चार्ज आएगा तो क्या वो डबल बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि सिंगल बॉन्ड पहले से, तो पॉसिबिलिटी डबल बॉन्ड की है, तो डबल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे डबल बॉन्ड बना दूं तो क्या कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे? कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाएगा। तो अगर ये आगे आएगा तो वीक बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, पाई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। बोलो क्लियर? ध्यान से देखना, जो राइट वाला है कार्बन, ये वाला O माइनस, क्या O माइनस ने यहां पे डबल बॉन्ड बना दिया है और यहां से वो पाई बॉन्ड टूट चुका है। क्यों पाई बॉन्ड टूटा? कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं होने चाहिए। ये क्यों पाई बॉन्ड नया बना? क्योंकि चार्ज की टेंडेंसी है फ्लो होने की। जैसे आप पढ़ते होंगे पानी आ गिरा दो तो हायर से लोअर की तरफ अपने आप फ्लो हो जाएगा, आप एक जगह थोड़ी रख सकते उसको। उसी तरह चार्ज की भी टेंडेंसी होती है, वो हायर चार्ज से लोअर चार्ज की तरफ फ्लो करता है। यहां हाई था, वो लो की तरफ फ्लो कर रहा है, तो देखो लो की तरफ फ्लो करके डबल बॉन्ड बना लिया, और डबल बॉन्ड बन गया तो कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन जाए, इसलिए ऊपर वाला टूट गया। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एटम से बॉन्ड बनता है तो अगला वाला बॉन्ड से एटम बनता है। समझिएगा ध्यान से, O माइनस एटम था तो एटम से बॉन्ड बना डबल बॉन्ड, तो अगला वाला बॉन्ड टूट के एटम पे जा चुका है, मतलब बराबर का गेम हो रहा है। अगर एटम ने बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड टूट के वापस एटम पे चार्ज आ चुका है, और हमेशा हर जगह यही होगा, एटम से बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड टूट के एटम पे चार्ज जाएगा। दिस इज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्यों हुआ? रेजोनेंस इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी एक जगह नहीं रह सकता, रिपल्सन होगा। ऑक्सीजन पे सोचो छोटा साइज है, छोटा साइज के बाद माइनस है, रिपल्सन हो रहा है वहां पे। तो रिपल्सन को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ फ्लो हुआ, और इलेक्ट्रॉन आगे गया तो कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन जाए, बॉन्ड टूट गया। अब यहां पे सिग्मा बॉन्ड कहीं टूटा है क्या, या सिग्मा बॉन्ड कहीं बना है क्या? नहीं भाई, जैसा सिग्मा बॉन्ड पहले था वैसे ही है। चेंज कहां हुआ है? केवल पाई में। बना भी पाई बॉन्ड है और टूटा भी पाई बॉन्ड है। इंडक्टिव में क्या हो रहा था? केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, सिग्मा बॉन्ड की। यहां पे सिग्मा का कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं हो रहा, यहां पे केवल किसकी बात होगी? पाई बॉन्ड की। तो केवल पाई बॉन्ड बनेगा और पाई बॉन्ड ही टूटेगा। इन रेजोनेंस पाई बॉन्ड ही बनेगा, पाई बॉन्ड ही टूटेगा। अब इसका डेफिनेशन ध्यान से सुनना, कहा जाता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज रेजोनेंस? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, तो क्या यहां पे पाई बॉन्ड बना और पाई बॉन्ड का ही ट्रांसफर हुआ? तो सही तो बोल रहा है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज। अब यहां पे देखो ध्यान से, मैंने इंडक्टिव में लिखाया था पार्शियल ट्रांसफर या पार्शियल शिफ्टिंग, यहां पे मैं बोल रहा हूं कंप्लीट शिफ्टिंग या कंप्लीट ट्रांसफर। क्यों? इंडक्टिव में क्या हो रहा था? इंडक्टिव में एक ही बॉन्ड में, इंडक्टिव में एक ही बॉन्ड था, इसी में बस एक तरफ शिफ्ट हो गया था, इसको कहते हैं पार्शियल शिफ्टिंग। लेकिन यहां पे आप देखो बॉन्ड बदल चुका है, यहां पे बॉन्ड इस वाले बॉन्ड में है तो यहां टूटा है, क्या बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी? पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो गया। अब देखो, अगर मान लो मैं बाहर से किसी को दिखाऊं, आपको तो पूरा प्रोसेस पता चल गया। अब मैं बाहर से किसी को बोलूं तो देखो, बाहर वाले को लगेगा कंपाउंड ऐसा था, कंपाउंड ऐसा था, और बाहर वाले को लगेगा कंपाउंड ऐसा हो गया। बाहर वाले को तो यही दिखेगा, उसको साइंस थोड़ी पता है, बाहर वाले को ये दिखेगा। तो बाहर वाले को क्या लगेगा कि ये वाला पाई बॉन्ड यहां ट्रांसफर हुआ है। ध्यान दीजिए, बाहर वाले को क्या लग रहा है कि ये वाला पाई बॉन्ड यहां, ये वाला यहां चला गया। देखो ध्यान से,
आपको तो ये समझ में आ गया कि सर ये यहां गया होगा, ये टूटा होगा, ये दिस इज रेजोनेंस। बट अगर बाहर से किसी और को देख रहे हैं जिसको केमिस्ट्री नहीं आती, उसको क्या लगेगा कि ये वाला पाई बॉन्ड यहां ट्रांसफर हो गया है। देख लो, यही लग रहा है ना कि ये वाला पाई बॉन्ड यहां चला आया है। तो क्या कुल मिला के देखो तो डेफिनेशन क्या बनाया गया बाहर वाले के हिसाब से कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉन्ड टू अदर। इसमें एटम की बात नहीं हो रही है, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में, इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से उस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाना, इसी को क्या कहते हैं, रेजोनेंस। और रेजोनेंस क्यों होता है, व्हाई कंप्लीट ट्रांसफर? क्योंकि चार्ज की टेंडेंसी है फ्लो होने की। और अब पूरे रेजोनेंस में आज यही बताऊंगा आपको कि हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो हो रहा है। ओ माइनस क्या है, हाई है, हाई है तो आगे लो की तरफ फ्लो होगा, मतलब ऑक्सीजन की तरफ फ्लो होगा स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस इज सिंपल, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉन्ड टू अदर। एटम में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में ट्रांसफर हो रहा है, उसको कहते हैं रेजोनेंस। हाँ पूछो। हाँ तो बैकवर्ड आएगा तो ये हो जाएगा वापस, इसीलिए रेजोनेंस को इक्विलिब्रियम साइन से दिखाते हैं। रुकेगा नहीं, फ्लो होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा, कहीं भी नहीं रुकेगा। मान लो इसमें रुक गया तो ये वाला अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, इसीलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इक्विलिब्रियम साइन से दिखाते हैं। तो रेजोनेंस जो है ना, जैसे बेंजीन आप बोलते हो कि बेंजीन ऐसा होता है, दैट इज रॉन्ग। ऐसा बेंजीन नहीं होता है, वो फ्लो करता रहता है, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा, आपको रोटेट होता रहेगा। पाई बॉन्ड जो है आपस में रोटेट होते रहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कन्फर्मर, कन्फर्मर रूम टेम्परेचर पर रोटेट होता रहता है, सिमिलरली ये भी रूम टेम्परेचर पे रोटेट होता रहता है। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया तो पाई बॉन्ड भी तो चला जाएगा। बॉन्ड किससे बना, इलेक्ट्रॉन से। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ तो बॉन्ड फ्लो हो गया। हाँ नहीं, तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया तो बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना इलेक्ट्रॉन से, अगर इलेक्ट्रॉन ही चला गया तो बॉन्ड भी चला जाएगा। सिग्मा क्यों नहीं फ्लो हुआ, सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो नहीं टूटेगा। पाई वीक बॉन्ड है, इसीलिए वो फ्लो हो रहा है। चलिए रेजोनेंस का आप डेफिनेशन लिखिए, चूंकि आप समझ चुके हैं। रेजोनेंस का डेफिनेशन लिखिए, कंप्लीट ट्रांसफर। रेजोनेंस का डेफिनेशन लिखेंगे, कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर ब्रैकेट में लिखेंगे डीलोकेलाइजेशन, कंप्लीट ट्रांसफर एंड परमानेंट ट्रांसफर। क्योंकि रेजोनेंस कौन सा इफेक्ट है, परमानेंट। कंप्लीट ट्रांसफर एंड परमानेंट ट्रांसफर, परमानेंटली हो जाएगा। कंप्लीट ट्रांसफर एंड परमानेंट ट्रांसफर ऑफ कौन से बॉन्ड, कौन सा इलेक्ट्रॉन, ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही। अच्छा सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहा, स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं टूटेगा, वो नहीं टूटेगा। हाँ देखो, एक बार रेजोनेंस स्टार्ट हुआ, मान लो ये वाले की बात करते हैं, एक बार रेजोनेंस स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो रुकेगा नहीं, परमानेंटली वो आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। फिर वापस उसके लिए देखो तो फिर परमानेंटली बढ़ता रहेगा। टेम्पररी इफेक्ट क्या होता है, टेम्पररी इफेक्ट का मतलब जैसे मान लो कंपाउंड आगे गया और हमेशा के लिए वापस शिफ्ट हो गया, बस आगे जाएगा नहीं, अब एक बार गया और वापस शिफ्ट हो गया। टेम्पररी इफेक्ट तब तक नहीं समझ आएगा जब तक आप इलेक्ट्रोमेरिक नहीं पढ़ लेते। ठीक है, क्या होता है देखो ध्यान से, टेम्पररी इफेक्ट किसको बोलते हैं, CH3Cl प्लस KOH, ये एग्जांपल कराया था आपको। क्या हो जाएगा, CH3OH प्लस KCl। ठीक है, क्या होता है जैसे ही टेम्परेचर कम करोगे रिएक्शन का तो वापस ये बन जाता है, बट आगे वो नहीं जाएगा। फिर एक बार टेम्परेचर कम किए तो वापस यहां चला जाएगा। दिस इज टेम्पररी, वापस आ रहा है बट फिर वापस जा रहा है, फिर आ रहा है फिर जा रहा है, इक्विलिब्रियम में है, रिएक्शन हो रहा है, एक बार स्टार्ट हुआ है तो होने लगेगा। टेम्पररी का मतलब गया और वापस आ गया, अब खत्म। टेम्परेचर बढ़ाएं तो, कंडीशनल नहीं होता है, उसी टेम्परेचर पे। अब यहां पे टेम्परेचर थोड़ी चेंज कर रहे हैं, ये तो इक्विलिब्रियम रूम टेम्परेचर है, यहां तो आगे जाएगा फिर वापस आएगा, फिर आगे जाएगा फिर वापस आएगा।
इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, मतलब एक बार रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो हमेशा होता रहेगा, दिस इज परमानेंट इफेक्ट। हाँ, फॉरवर्ड कहां जाएगा वो, एक बार टेम्परेचर कम हुआ तो अब हो गया, अब वो आगे नहीं जाएगा, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, ये रिएक्शन, हाँ ठीक है, ठीक है, कौन सा वाला, CH3COOH वाला, हाँ ठीक है, ये होगा रूम टेम्परेचर पे, ये ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फॉरवर्ड आया, बैकवर्ड भी आया, फिर फॉरवर्ड भी तो जाएगा। परमानेंट कैसे हुआ, एक बार रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो चलता रहेगा परमानेंटली रूम टेम्परेचर पे। कन्फर्मर क्या था, एक बार रूम टेम्परेचर पे स्टार्ट हुआ, घूमता रहता घूमता रहता घूमता रहता है, वो वापस भी तो घूम सकता है एंटी क्लॉकवाइज, परमानेंट है। परमानेंट का मतलब इतना समझिए कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो हमेशा के लिए होता रहेगा, रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा या बैकवर्ड नहीं होगा। रूम टेम्परेचर से बाहर रखेंगे होगा ही नहीं, रेजोनेंस ही नहीं होगा, होगा ही नहीं। स्टार्ट हो गया है, ऐसा थोड़ी है रूम टेम्परेचर स्टार्ट करके भाग जाओगे, उसको करना पड़ेगा ना, एक बार टेम्परेचर दोगे देना पड़ेगा पूरा। चलो, हाँ, कंप्लीट ट्रांसफर या कंप्लीट डिकोलेशन है परमानेंट ट्रांसफर है परमानेंट डिकोलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉन्ड टू अनदर, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में ट्रांसफर हो रहा है, फ्रॉम वन बॉन्ड टू अनदर बॉन्ड। कंप्लीट ट्रांसफर या कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, परमानेंट ट्रांसफर या परमानेंट डीलोकलाइजेशन। परमानेंट का मतलब ध्यान रखिएगा, अगर एक बार रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो हमेशा के लिए होगा, बंद नहीं होगा रिएक्शन, दैट इज परमानेंट ट्रांसफर। कंप्लीट ट्रांसफर एंड परमानेंट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉन्ड टू अनदर एटम इज कॉल्ड रेजोनेंस। अच्छा, रेजोनेंस ये है, इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब ध्यान से देखिए बोर्ड पे, मैंने बोला अभी आपको, आपके पास एग्जाम्पल वही जो आपको कराया था, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। तो क्या यहां पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है O माइनस के पास, तो O माइनस का हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आगे जाके पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये पाई बॉन्ड कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन जाए तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो रेजोनेंस जब भी बनाए इक्विलिब्रियम के साइन से बनाए, क्योंकि रिवर्सिबल है, आगे पीछे आ सकता है। तो CH3 यहां तो डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां से बॉन्ड टूट के O माइनस बन जाएगा, ठीक है। ये जो बॉन्ड आया है इधर की तरफ, ये जो बॉन्ड टूटा है इधर की तरफ, दिस इज रेजोनेंस। सिमिलरली एक और स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं बेंजीन का, एक और स्ट्रक्चर आप बनाइए बेंजीन का। तो बेंजीन में भी जहां डबल बॉन्ड है वहां हाई डेंसिटी है, भाई सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, हाई डेंसिटी है। अगर डबल बॉन्ड में हाई है तो ये लो की तरफ फ्लो होगा, और लो की तरफ फ्लो होगा तो कुछ ऐसा फ्लो होगा, लो की तरफ फ्लो होगा तो कुछ ऐसा फ्लो होगा, दिस इज द फ्लो, दिस इज द फ्लो। कंप्लीट ट्रांसफर एंड परमानेंट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉन्ड टू अनदर, इसी को कहते हैं रेजोनेंस। अब एक पॉइंट लिखेंगे कि रेजोनेंस में सारे बॉन्ड इक्वल हो जाते हैं, रेजोनेंस होने के बाद सारे बॉन्ड इक्वल हो जाते हैं। जैसा बोर्ड पे ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान देना, क्या यहां पे आपको यह दिख रहा है, क्या यहां पे दिख रहा है कि इसमें एक कार्बन डबल बॉन्ड ओ है और एक कार्बन सिंगल बॉन्ड ओ है ना। यहां पे भी आपको दिख रहा होगा कि एक कार्बन डबल बॉन्ड है और एक कार्बन सिंगल बॉन्ड है, दो तरह के कार्बन कार्बन बने, वहां दो तरह के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। और हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि डबल बॉन्ड छोटा होता है और सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ पढ़ा है ना, डबल बॉन्ड इज शॉर्टर, ट्रिपल बॉन्ड और छोटा, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, ठीक है। अगर आपको बॉन्ड लेंथ नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं, बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड छोटा होता है और सिंगल बॉन्ड क्या होता है, बड़ा होता है। सिंगल बॉन्ड बड़ा है, डबल बॉन्ड छोटा हो जाता है। इसी तरह यहां भी आप बॉन्ड लेंथ लिखोगे तो आपको क्या लगेगा कि कार्बन डबल बॉन्ड छोटा हो जाएगा और कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यही आपने पढ़ा हुआ है बॉन्ड लेंथ में, है ना, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। बॉन्ड लेंथ अगर बड़ा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, अगर पास पास है तो स्ट्रांग होगा, और अगर दूर दूर है
तो वीक हो जाएगा। पढ़ा लेने दो मेरे को, पढ़ाने दो, जो पूछ रहे हो वो थोड़ी देर बाद आएगा, पढ़ा लेने दो, आ जाएगा। हाँ, अब देखो बाहर से देख के तो यही लगेगा कि सर डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला छोटा हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है, यहां भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला छोटा हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा, यही है। अब ध्यान से देखो, रेजोनेंस में ऐसा नहीं होता है। रेजोनेंस क्या कहता है कि आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O माइनस एक थोड़े टाइम के लिए रहा होगा, फिर रूम टेम्परेचर पे जैसी इसको एनर्जी मिली तो क्या ये वापस यहां भाग गया होगा इसमें, फिर वो वापस भी आया होगा, फिर ये बना होगा, फिर क्या ये चलता रहा होगा। इक्विलिब्रियम रिएक्शन हमेशा चलता रहता है इनफाइनाइट टाइम के लिए। अच्छा, तो ये चलता रहा होगा, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो देखो एक बार नेगेटिव चार्ज यहां आ रहा है उस वाले स्ट्रक्चर में, एक बार नेगेटिव चार्ज यहां आ रहा है, उन दोनों स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं एक स्ट्रक्चर के अंदर। अब देखो, क्या डबल बॉन्ड यहां भी आया था एक टाइम पे, क्या डबल बॉन्ड यहां भी आया था एक टाइम पे, एंड दिस इज, क्या यहां पे दिख रहा है आपको कि ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड, तो आप जो सोच रहे हो वो गलत है। डबल बॉन्ड कहां है, सिंगल बॉन्ड कहां है, कहीं नहीं है, ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड है ना। तो इसलिए कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ सेम होता है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होता है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड थोड़ी है, सिंगल बॉन्ड थोड़ी है। अब क्या हो गया, वो पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया तो वो गलत है। तो रेजोनेंस कहता है कि ये जो आप पढ़ रहे हो दिस इज रॉन्ग हाइपोथेसिस, ये जो आप लिखते हो दिस इज रॉन्ग, ये जो आप लिखते हो दिस इज रॉन्ग। करेक्ट क्या है, वो ये वाला है। व्हाट इज करेक्ट, वो ये वाला है कि पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड होने से दोनों सेम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम, क्योंकि दोनों ही पार्शियल है। कार्बन ऑक्सीजन जो भी पकड़ लो, सारे ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको लिखो पहले, तुम्हें गर्मी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, गर्मी लग रहा है ना, क्यों, ये बंद है, चल रहा है, यस, ऑल करेगा, बताऊंगा आगे। वो नहीं चल रहा, चल रहा है, इसको लिखो फटाफट। इसका हाँ, हाँ भाई तुम खराब ना कर, उधर वाले का कर दो, ये वाले का कर दो, यस, ओनली रेजोनेंस। कैसा कंपाउंड, अभी मैं बताऊंगा कि कहां कहां रेजोनेंस होगा, जहां जहां रेजोनेंस होगा वहां वहां बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम हो जाएगा। आ रहा है अभी, आप पूरा 45 मिनट पढ़ो, उसके बाद बंद हो गया भाई, वो बंद नहीं होता, बंद हो गया, वो चालू करो उसको। हाँ, यस, देख लो अपने से, देख लो हाथ करके ऐसे, आ रहा है, हवा देगा तो ठंडा ही करेगा ना भाई। चलो, बिहार है भाई,
नेक्स्ट हो गया। अब हाँ, यस यस यस, आ रहे सारा डाउट मन में जो है सब किल हो जाएगा। रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए। हाँ, क्या बगल वाले से देखो यार, तुम लोग पढ़ाने नहीं दोगे यार। हाँ जल्दी करो, क्या पूछना था? जल्दी हो गया नहीं? चलो अब देखो, एक क्वेश्चन है। मान लो मैं आपसे बोलता हूं, कि ये आपके पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड ओ यहां लगा हुआ है और ऐसा बेंजीन रिंग है, ठीक है? आप बेंजीन रिंग इसको बदल ही दो, चलो OH लगा दो, पूरा पूरा बेंजीन रिंग लगा लो और OH लगा लो, फिनॉल जिसको हम बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर OH लगा दो, दिस इज फिनॉल। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर आपको दिख रहा है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऑक्सीजन के ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज किसी एटम पे आ जाए हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो क्या ये आगे की तरफ फ्लो होगा? तो अगर ये आगे की तरफ फ्लो होगा तो ध्यान देना कैसे फ्लो होगा, बोर्ड पे देखो। क्या वहां पे जब फ्लो होगा तो वो डबल बॉन्ड बना लेगा? और इस कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन जाएं, ये यहां आया तो डबल बॉन्ड बन गया, इस कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन जाए तो क्या ये टूट के एटम पे चला जाएगा? तो क्या जब ये पाई बॉन्ड टूट के यहां आएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया माइनस चार्ज, डोनर एटम पे क्या लिख दूं? प्लस चार्ज। डोनेट किया इसलिए प्लस आया, आगे कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन पाए इसलिए वो तोड़ के माइनस कर दिया। ये पाई बॉन्ड अभी एज इट इज है, ये पाई बॉन्ड अभी एज इट इज है। अब देखो क्या इस बार यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया? अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो वो अनस्टेबल हो रहा है, उसको फ्लो कराना जरूरी है, तो क्या है वो बॉन्ड बना लेगा। और इस कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन जाए तो क्या वो टूट के माइनस चार्ज चला जाएगा? तो देखो इसी, मुंह बंद रखो, क्या यहां पे डबल बॉन्ड OH बन जाएगा? ये तो प्लस था ही पहले से, उसमें कोई चेंज नहीं है। देखो इसने डबल बॉन्ड बना लिया है और इसने माइनस चार्ज दे दिया है और ये एज इट इज है। क्या फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो गया एक जगह? और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो गया तो देखो क्या होगा, क्या ये आगे की तरफ फ्लो होगा और आगे की फ्लो होकर यहां डबल बॉन्ड बना लेगा? लेकिन इस कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन जाए तो ये बॉन्ड टूट के आगे माइनस चला गया। क्या यही हुआ? और यहां पे एज इट इज जैसा था वैसा रहेगा। फिर देखो क्या फिर से आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो ये आगे जाएगा और ये टूट के ऑक्सीजन में वापस चला जाएगा। तो देखो आपके पास टोटल हुआ क्या, ये वापस से ऐसा 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 बन गया और यहां पे OH बन गया है। लास्ट वाला है समझ में या दोबारा बताऊं? आ गया? देखो ये बॉन्ड तो आगे चला गया, पाई बॉन्ड बना लिया, और ये बॉन्ड टूट गया ऑक्सीजन पे तो उसका जो प्लस था वो खत्म हो गया, प्लस को इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्लस को माइनस मिल गया तो वो जीरो हो गया, तो फिर से फिनॉल बन गया। अब देखो बोर्ड पे हो क्या रहा है, पूरे स्ट्रक्चर में बस पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। और पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अगर कंपाउंड में डीलोकलाइज हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसी को रेजोनेंस कहते हैं। पूरे स्ट्रक्चर में आप देखो कहीं भी सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं हुआ, कहीं भी दूसरे तरह के इलेक्ट्रॉन शामिल नहीं हुए, केवल यहां पे क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शिफ्टिंग। और शिफ्टिंग सेम बॉन्ड में हो रहा है, अलग अलग बॉन्ड में हो रहा है? सेम बॉन्ड में हो रहा है, अलग अलग बॉन्ड में हो रहा है? अलग अलग हो रहा है ना, आगे की तरफ जा रहा है वो। तो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, इसी को क्या बोल देते हैं, रेजोनेंस। अब ध्यान से देखना, अगर कोई पूछे रेजोनेंस हो ही क्यों रहा है, रेजोनेंस इसलिए हो रहा है कि एक जगह जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो अनस्टेबल है। O माइनस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर या कोई भी माइनस चार्ज या लोन पेयर आ जाए एक जगह, इलेक्ट्रॉन रिच क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। और इलेक्ट्रॉन, इसको स्टेबिलिटी लाने के लिए हम क्या कराते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हैं, और फ्लो कराने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी दिख रहा होगा आपको, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी दिख रहा होगा, कई ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड ओ दिख रहा है, कई ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है, और तो कुछ नहीं दिख रहा। क्या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इनका बॉन्ड लेंथ सेम है या बॉन्ड लेंथ अलग अलग है? सेम है, रेजोनेंस हो गया ना।
रेजोनेंस हो गया तो अब क्या मिलेगा? रेजोनेंस हो गया तो अब क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, कभी तो पाई बॉन्ड यहां था, कभी पाई बॉन्ड यहां था, कभी पाई बॉन्ड यहां था, कभी इस पे गया, कभी इस पे गया। क्या पाई बॉन्ड ऐसे घूम रहा है पूरे स्ट्रक्चर में? तो इसी को तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसी को तो, ये जो बीच में गोला सा बना है, इसी को तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं। वो क्या दिखा रहा है? पाई बॉन्ड हर कार्बन में घूम रहा है। इसी को तो बेटा आगे जाके हम लोग ऐसे दिखा देते हैं सिंपली। वो क्या है? पाई बॉन्ड ही तो आपके पास घूम रहा है पूरे कार्बन में, वो दिखा रहा है। तो क्या यहां पे बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, बॉन्ड लेंथ सेम है? सेम है, क्योंकि ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है। अब बीच का हो गया पार्शियल डबल बॉन्ड, ना सिंगल रहा ना डबल रहा, इसको बीच में लाके खड़ा कर दिया, वो रहा। हाँ, कोई भी समझ नहीं आया कौन? अब नहीं बचा, अब पार्शियल डबल बचा। सिंगल डबल सेम कैसे हुआ भाई? ये सिंगल बॉन्ड है, क्या रेजोनेंस में सिंगल बॉन्ड में चेंज होता है? नहीं। चेंज क्या हुआ? एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आ गया है जो अधूरा है। पाई पहले क्या था? डबल बॉन्ड थे, तब डबल बॉन्ड टूट के आधा आधा पाई बॉन्ड इसमें भी बढ़ गया, ये पाई बॉन्ड आधा आधा यहां भी बढ़ गया, ये पाई बॉन्ड यहां बढ़ गया, तो क्या हो गया? पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। इट इज नॉट कंप्लीट डबल बॉन्ड, इट इज पार्शियल। अच्छा, बॉन्ड लेंथ सेम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम रह जाएगा, क्योंकि ना आप सिंगल रहा ना आप डबल रहा, सारे क्या हो गए? पार्शियल डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो क्या हो गया आपके पास? सेम रह जाएगा। चलो नेक्स्ट, कार्बन ऑक्सीजन की बात करो, और कार्बन क्या वो सेम है या अलग अलग है? सेम है ना। कार्बन ऑक्सीजन पहले क्या था? सिंगल डबल, फिर तो जब आप पूरा मिलाओगे, फिनॉल का अगर आप बनाओगे, तो यहां पे क्या पार्शियल दिखा दिया जाएगा? दिस इज OH। क्या यहां पे मैं पार्शियल दिखा दूं? एंड सो ऑन, दिस इज पार्शियल OH। तो रेजोनेंस की कंडीशन है कि रेजोनेंस डबल को डबल बॉन्ड नहीं रहने देता है, डबल को कम कर देता है, पार्शियल डबल कर देता है। रेजोनेंस डबल को डबल नहीं रहने देता है, डबल को क्या करता है? पार्शियल डबल। फिर से ध्यान दीजिए, रेजोनेंस सिंगल को भी सिंगल नहीं छोड़ेगा, सिंगल को भी बढ़ा देगा, पार्शियल डबल कर देगा। फिर से ध्यान दीजिए, रेजोनेंस ने क्या किया? जहां सिंगल था वहां पार्शियल डबल बना दिया, और जहां डबल था वहां भी पार्शियल डबल बनाया। तो रेजोनेंस ने डबल बॉन्ड को कम कर दिया है, कंप्लीट डबल से पार्शियल डबल कर दिया है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। रेजोनेंस से क्या हुआ है? जहां सिंगल बॉन्ड था वहां पार्शियल डबल बना दिया, और जहां डबल था उसको भी कम कर दिया, क्या बना दिया? पार्शियल डबल। तो रेजोनेंस ने टोटली किया क्या? सिंगल बॉन्ड को बढ़ा दिया, मजबूत कर दिया, सिंगल के साथ साथ थोड़ा सा डबल दे दिया, और डबल बॉन्ड जहां था उसको कम कर दिया, डबल बॉन्ड को तोड़ के पार्शियल डबल पे ले आया। अब यही मैं आपको पढ़ाता हूं, ये जो आप समझ रहे हो, आपके दिमाग में क्यों कंफ्यूजन आता है? इसीलिए आता है, ये जो आप समझ रहे हो ये होते हैं बेटे हाइपोथेटिकल, ऐसा कुछ होता नहीं है, परिकल्पना है बेटा, मनगढ़ंत कहानी है। आपके अंदर की इच्छा है, वो साइंटिस्ट के अंदर की इच्छा है, उन्होंने बोल दिया ऐसा होता होगा। एक्चुअल में फिनॉल कैसा मिलेगा? ऐसा। मैं क्यों बोल रहा हूं कि बॉन्ड लेंथ सेम हो गया? क्योंकि आपको सिंगल डबल दिखता ही नहीं ना, आपको तो वो पार्शियल डबल दिखता है, वो तो कंपाउंड के अंदर घूमता रहता है। फिनॉल आपको ऐसा दिखता है, सिंगल डबल आपको सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिखता ही नहीं है, वो तो घूमता रहता है अंदर, सारे के सारे पार्शियल डबल हो जाते हैं। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड थे वो कहां कन्वर्ट हो गए? पार्शियल डबल। और जितने भी डबल थे वो कहां कन्वर्ट हो गए? पार्शियल डबल। तो सिंगल बॉन्ड मजबूत हो रहा है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा है, पार्शियल डबल हो रहा है, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरफ आ रहा है, यानी कि कमजोर हो रहा है। समझ में आया? और सबको लाके एक मिडिल ग्राउंड में खड़ा कर देता है, पार्शियल डबल। ठीक है ना, यहां पे सिंगल है ना यहां पे डबल है, इट इज पार्शियल डबल। तो यहां पे भी सेम आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ सेम और बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम। इसको लिखिएगा नोट, ड्यू टू रेजोनेंस। एक क्वेश्चन है आपके VDPP के अंदर, ड्यू टू रेजोनेंस सिंगल बॉन्ड gets converted to partial double bond. Due to resonance, single bond gets converted to partial double bond, and partial double bond gets converted to partial double bond.
सिंगल बॉन्ड क्या मजबूत हो रहा है या वीक हो रहा है? सिंगल बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्ग क्योंकि वो डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा है, और जो डबल बॉन्ड है वो कमजोर हो रहा है या क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड की तरफ जा रहा है, बिकम्स वीक। नहीं, वो अलग अलग होंगे, सेम बॉन्ड में ही कंपेयर करते हैं हमेशा। हाँ हाँ हाँ, एक ही लोन पेयर हमेशा रेजोनेंस में, एक ही लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर बचा रह जाएगा। हाँ, ना, सिंगल तो सिंगल था ही, एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड भी उसमें ऐड हो रहा है। देखिएगा ध्यान से, सिंगल बॉन्ड तो एज इट इज था ही, सिंगल बॉन्ड में तो कोई चेंज आया ही नहीं, ये तो स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसमें और ऐड कर दिया पार्शियल डबल बॉन्ड, और एक्स्ट्रा बॉन्ड और ऐड कर दिया इसमें, तो और स्ट्रॉन्ग हो गया। आपने, आप पढ़ते हो ना। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में कौन स्ट्रॉन्ग होता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में कौन स्ट्रॉन्ग होता है? अगर मैं आपसे पूछूं, जो मेजर कंफ्यूजन में समझ गया आपका, इन तीनों में बताओ कौन स्ट्रॉन्ग है? भाई ये सिंगल बॉन्ड में कितने बॉन्ड तोड़ने हैं? एक। यहां पे कितने बॉन्ड तोड़ना है? यहां पे कितने बॉन्ड तोड़ रहे हैं? तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया ना। अच्छा, आप जो पढ़ते हो वो ये है कि सिंगल बॉन्ड, क्या आप जो पढ़ते हो मैं बता देता हूं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, आप क्या कंपेयर करते हो? सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और पाई बॉन्ड वीक है। अरे तो पाई बॉन्ड कौन कंपेयर कर रहा है? आप सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड को क्यों कंपेयर कर रहे हो? सिग्मा और पाई को क्यों कंपेयर कर रहे हो? सिग्मा, यहां तो क्या है, सिग्मा है, यहां पे क्या है, सिग्मा प्लस पाई दोनों है, वही आपका डाउट है। वहां सिग्मा तो है ही, पाई और ऐड हो गया, ठीक ना। यहां पे देखो, सिग्मा प्लस पाई दो हैं, तो ये स्ट्रांग होता जा रहा है ना, ठीक है। आप जो पढ़ते हो कि सर सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रांग, नहीं, रॉन्ग है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रांग। अगर मैं इस कार्बन और कार्बन के बीच में पूछूं कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके पाई बॉन्ड को, तो इसका सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग है कि इसका पाई बॉन्ड स्ट्रांग है? सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं पूछूं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कौन स्ट्रांग है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड स्ट्रांग है, उसमें तो पाई है ही नहीं। वही तो गलत कंपैरिजन है, यही मैं समझा रहा हूं आपको कि दैट इज रॉन्ग कंपैरिजन। तो यहां पे क्या है, सिंगल बॉन्ड तो था है और रहेगा, पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया तो इसलिए मजबूत हो गया। हाँ, इसने बोला नहीं, रॉन्ग है। सिंगल, डबल और ट्रिपल में नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं। पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, बिल्कुल रेजोनेंस हाइब्रिड में आएगा। अब बताता हूं, अभी तो हाइब्रिड बताना सिखा रहा हूं। अब लिखो 10 पॉइंट से थ्योरी के, फटाफट लिखो, जल्दी लिखो। 10 पॉइंट्स ऑफ थ्योरी। रेजोनेंस क्या है अगर एक वर्ड्स में, यार एक तो इतनी गर्मी लग रही है। ये काम भी नहीं करता क्या? भाई सुनो, अगर एसी नहीं काम करता तो मेरी क्लास क्यों लगाते हो आप इसमें? एसी चले तभी मैं क्लास लूँ, अदरवाइज क्यों लूंगा मैं क्लास? परेशानी हो रही है क्लास लेने में, आप उसको चेक किया करो टाइम से पहले। हाँ, सेम, सबके बॉन्ड सेम हो जाएंगे। हाँ, चलो लिखो,
रेजोनेंस लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस अभी तक जो समझ आया वो यही है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो करता है, पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो करता है। हाँ हाँ हाँ, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करें, देखो ध्यान से, बेन C2H4 कह रहे हो आप, यानी कि ये हो गया C2H4, यही हो गया, और कह रहे हो बेंजीन का। तो अभी अभी मैंने पढ़ाया, ये यहां पे क्या रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यहां पे क्या कंप्लीट डबल बॉन्ड है, और क्या ये पार्शियल डबल बॉन्ड है? तो ये मजबूत कौन होगा, कंप्लीट डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड? कंप्लीट। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछे तो ये ज्यादा है। अगर मेरे से पूछे बॉन्ड लेंथ कौन ज्यादा है, तो ये कंप्लीट डबल बॉन्ड है एकदम पास में। पार्शियल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ आपको आ गया। आएगा, ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहे तुम गड़बड़ा रहे हो सब लोग। यस, बेंजीन में सारे 6 के 6 कार्बन पार्शियल सिंगल बॉन्ड मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। लिखो भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेजोनेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, पोजीशन ऑफ एटम एंड सिग्मा बॉन्ड इज फिक्स्ड। इन रेजोनेंस, रेजोनेंस के अंदर पोजीशन ऑफ एटम फिक्स होता है। इन रेजोनेंस पोजीशन ऑफ एटम इज फिक्स्ड। एटम का पोजीशन थोड़ी ना मैंने बदल दिया था, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी ना बदल दिया था, नहीं, पोजीशन ऑफ एटम इज फिक्स्ड। उसके बाद पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज आल्सो फिक्स्ड। पोजीशन ऑफ एटम इज फिक्स्ड और पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज आल्सो फिक्स्ड। रेजोनेंस के अंदर केवल क्या चेंज होता है, ओनली पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड चेंज होता है, ओनली पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड बोलो पाई इलेक्ट्रॉन बोलो, बात की है, पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चेंजेस। अगर पाई इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है तो पाई बॉन्ड भी चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, पहला। दूसरा पॉइंट, जो रेजोनेंस में एटम पार्टिसिपेट करता है वो प्लेनर होता है। द एटम पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, द एटम पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस इज प्लेनर। रेजोनेंस में जो एटम पार्टिसिपेट कर रहा है वो प्लेनर होता है। प्लेन के मॉलिक्यूल में ही तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। पता लगा कोई एटम प्लेन से बाहर चला गया तो वहां इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा, नहीं होगा। द एटम पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस इज प्लेनर। और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा यहां पे, प्लेनर दो ही होते हैं, sp और sp2, बस इसी को प्लेनर बोलते हैं या को प्लेनर बोलते हैं, एक ही बात है। एटम पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस must have p orbital. Atom participating in resonance must have p orbital. कोई ना कोई एक एटम के पास एक p ऑर्बिटल का होना जरूरी है। एटम पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस must have p orbital and that p orbital should be planar. That p orbital, बेटा बात मत कर लो, that p orbital is perpendicular. Perpendicular नहीं, atom participating in resonance must have p orbital and that p orbital is parallel to each other. अगर पैरेलल नहीं होगा तो फिर वो प्लेनर नहीं होगा। मुंह बंद कर लो, समझाया जाएगा। पहले लिख लीजिए 10 पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स को समझाया जाएगा। चौथा पॉइंट लिखो, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। रेजोनेंस के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में बदलाव नहीं होता है। इन रेजोनेंस नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम।
In resonance, number of paired electron remains same. Only resonance hybrid is real structure. केवल और केवल रेजोनेंस हाइब्रिड आपका रियल स्ट्रक्चर है. ओनली रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल स्ट्रक्चर. केवल और केवल रेजोनेंस हाइब्रिड आपका रियल स्ट्रक्चर है. एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल. और जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल. ओनली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हाइपोथेटिकल हैं. केवल और केवल हाइब्रिड जो है वो है आपका रियल. हाइपोथेटिकल है, साइंटिस्ट ने ऐसे इज्यूम करके बताया हुआ है कि ऐसा होता होगा. Resonating structure is separated by equilibrium arrow. Resonating structure is separated by equilibrium arrow. इक्विलिब्रियम वाला जो एरो होता है उससे हम लोग सेपरेट करते हैं क्योंकि रेजोनेंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. नेक्स्ट, रेजोनेंस हाइब्रिड. रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर. Resonance hybrid is most stable structure among all resonating structure. सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड को मिला दिया जाए तो रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि वही रियल है वही स्टेबल होगा, बाकी तो रियल है ही नहीं. ओवरऑल चार्ज in resonating structure it's same. Overall charge in resonating structure it's same. Resonating structure में जो चार्ज होता है, overall charge in resonating structure it's same. Overall charge in resonating structure it's same. अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझो. देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि पोजीशन ऑफ एटम फिक्स होता है. अभी मैंने आपको बताया एक एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस. मैंने बोला कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अनस्टेबल है, फ्लो कराना पड़ेगा, तो फ्लो करा देते हैं. तो जैसे ही मैंने फ्लो कराया, ये माइनस चार्ज आगे डबल बॉन्ड बना देगा. कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन जाए, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर वहां माइनस चला गया. तो सबसे पहले मैं ये वाला पॉइंट आपको समझा देता हूं. ये वाला पॉइंट देखना ध्यान से. जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करा के नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग इक्विलिब्रियम साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. और कोई फ्लो नहीं हो सकता. दोबारा फ्लो कराओगे तो सेम बन जाएगा, फिर फ्लो कराओगे सेम बन जाएगा, और कोई फ्लो नहीं करा सकते. तो देखो क्या बनता है. CH3 है, यहां पे कार्बन है, यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे ऑक्सीजन है. अब इन दोनों को देख के एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है. तो क्या एक टाइम था जब यहां पे डबल बॉन्ड आया था, एक टाइम था जब यहां पे डबल बॉन्ड आया था. तो डॉटेड से दिखा देते हैं. डॉटेड से दिखाने का मतलब ना ही वो सिंगल रहा ना ही वो डबल रहा, कोई बीच का हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया. ठीक है. अब इसको देखो ध्यान से, इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिनोट करते हैं. जब हम दोनों स्ट्रक्चर को मिला के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिनोट करते हैं. एक टाइम था जब O पे माइनस यहां था, एक टाइम था जब इस O पे माइनस था. कुल मिला के देखा जाए तो माइनस चार्ज यहां भी था और माइनस चार्ज यहां भी था. ठीक बात है. और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, अब सब सेम है. तो देखो क्या कह रहा है. ये जो आप मनगढ़ंत सोच रहे हो कि ऐसा हुआ होगा, इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर बेटा इसी को बोल दिया जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या फिर क्या बोल देते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर. ठीक है.
और जो आपने दोनों स्ट्रक्चर को मिला के एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। जो दोनों स्ट्रक्चर को मिला के सिंगल स्ट्रक्चर बनाए, इसी को बोलते हैं हाइब्रिड। जो रियल में जो आपको नेचर में एग्जिस्ट करता है वो ये एग्जिस्ट करता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, जो रियल में एग्जिस्ट करता है वो कैसा एग्जिस्ट करता है, पार्शियल डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, अब आ जाओ, तो ये वाला पॉइंट क्लियर है। इक्विलिब्रियम साइन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दिखाएंगे। उसके बाद इसमें जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, चूंकि यही एग्जिस्ट करता है तो यही स्टेबल है, बाकी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसकी स्टेबिलिटी की बात ही नहीं करेंगे। तो ये एग्जिस्ट करता है और यही स्टेबल है, तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। ओवरऑल चार्ज इज सेम, तो देखो -1 चार्ज है इसमें भी, -1 चार्ज है इसमें भी, तो जो हाइब्रिड में डेल माइनस और डेल माइनस है, दोनों को मिलाकर -1 ही आएगा। मतलब जितना स्ट्रक्चर में चार्ज है उतना ही चार्ज यहां रहेगा, चार्ज में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो ये भी सही हो गया। उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर तो अभी बता दिया कि सारे हाइपोथेटिकल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, बट केवल नेचर में क्या एग्जिस्ट करेगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इन रेजोनेंस नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। अब ध्यान दीजिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इस पे ध्यान दीजिएगा इस बोर्ड पे। अगर मैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो क्या ये पेयर्ड है, क्या ये भी पेयर्ड है, तो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गया, तीसरा बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गया, चौथा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दिख गया, पांचवा पेयर लोन पेयर दिख गया, छठा पेयर लोन पेयर दिख गया। उसके बाद आपने लुईस में पढ़ रखा होगा कि यहां पे 3 बॉन्ड पेयर आते हैं O- पे, तो कितने पेयर इलेक्ट्रॉन दिख गए, एक यहां दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 6 7 8 9, और बाकी CH3 में भी पेयर होंगे उसको। अब देखो यहां पे भी जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक यहां पे भी 2 3 4 5 6 7, टोटल काउंट कर लो 9 है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देखोगे सब में सेम हो रहा है, दोनों में रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। ये कह रहा है ऐसा नहीं कि यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन यहां पे 7 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन चाहे कहीं भी देख लो, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम, कहीं भी। जैसे चार्ज नहीं बदलता, जैसे एटम नहीं बदलता, जैसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बदलता, केवल क्या बदलता है, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बदलता है। ठीक है, तो देखो यहां पे नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कह रहा है एटम पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट बी प्लेनर। ऊपर वाला पहले देखो, तो क्या प्लेनर है, डबल बॉन्ड आ गया, प्लेनर होने चाहिए, डबल बॉन्ड आ गया sp2 प्लेनर होने चाहिए, तो कार्बन जो है वो प्लेनर है, चलो अच्छी बात है। इन रेजोनेंस पोजीशन ऑफ एटम इज फिक्स, कोई एटम ऐसा तो नहीं यहां से कार्बन उठा के यहां लगा दिया, एटम जैसा था वैसा ही है। सिग्मा बॉन्ड में कोई चेंज आया, वैसा ही था, केवल क्या बदला है, पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन बदल लिया, यही हुआ है रेजोनेंस में, पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन बदल लिया। ठीक बात है। अब आओ ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कह रहा है एटम पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट हैव p ऑर्बिटल। मैं एक एग्जांपल के तौर पे कार्बन को लेता हूं, इस एग्जांपल के तौर पे इस कार्बन को लेता हूं, तो क्या इसके पास p ऑर्बिटल होगा, इस ऑक्सीजन के पास भी p ऑर्बिटल होगा। और VBT आपने पढ़ा होगा, उसमें बोला जाता है कि इसका p ऑर्बिटल इसका p ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बनाता है ना, इसका हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों ओवरलैप करके बॉन्ड बना होगा, ये VBT कहता है। तो कह रहा है कि इसका जो p ऑर्बिटल है, इसका एक p ऑर्बिटल होगा, खराब सा p ऑर्बिटल बना, इसका एक p ऑर्बिटल होगा, मान लो ऐसे मैं बना रहा हूं, और इस ऑक्सीजन का एक p ऑर्बिटल होगा, ये पैरेलल होना पड़ेगा। अगर पैरेलल नहीं होगा तो क्या ओवरलैप क्या इसमें ओवरलैपिंग होगा, अगर पैरेलल नहीं होगा तो ओवरलैप ही नहीं होगा। मान लो एक यहां है और एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो क्या ओवरलैप हो पाएगा, नहीं। ओवरलैप के लिए हमें या तो सेम डायरेक्शन में होना एक्सियल, या तो क्या होना चाहिए ओवर, तो अगर आप साइडवेज करो तब भी देखो पैरेलल हैं दोनों, और अगर आप सामने सामने करो तब भी तो पैरेलल हैं, तब भी तो पैरेलल हैं, सामने सामने आप सामने सामने लाते हो बट इट इज पैरेलल ना। तो p ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा पैरेलल ही होता है। VBT में भी ये पढ़ाया जाएगा आगे जाके, जब VBT खत्म होता है तो बताया जाता है कि p ऑर्बिटल, जो भी p ऑर्बिटल हैं ओवरलैप करते हैं वो पैरेलल होने चाहिए, परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा कि आपसे क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर मैं एक pz ले लूं और एक मैं py ले लूं, क्या ये ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा, क्यों, परपेंडिकुलर है ना।
पीजेड और पीवाई हो गया। लेकिन अगर आपसे कहे पीएक्स और पीएक्स, क्या ये ओवरलैप करके पाई बॉन्ड, क्या सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? करेगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है ना एक दूसरे के, पीएक्स है, दूसरा पीएक्स है, पैरेलल है। लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन में रख दूं तो क्या ये ओवरलैप करके सिंगल बॉन्ड बना लेगा? तो बॉन्ड वही बनाएगा जो पैरेलल हो। ये शॉर्ट ट्रिक बताया जाता है कि कौन बॉन्ड बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। जो पैरेलल है वही बॉन्ड बनाएंगे, बाकी बॉन्ड ही नहीं बनाता। सिंपल कहानी। चलो नेक्स्ट। तो कोई भी पी ऑर्बिटल, अच्छा जैसे आगे अभी पढ़ेंगे आप डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल के भी लोब्स पैरेलल ही होने चाहिए, बिना पैरेलल के तो बॉन्ड ही नहीं बनता। ठीक है। जैसे आपको एक बहुत शानदार सा एग्जांपल होता है बेंजीन। बेंजीन, जरा ध्यान से देखिएगा बेंजीन को बोर्ड पे। हर कार्बन के पास यहां पे पाई बॉन्ड है, आगे वाले कार्बन के पास भी पाई बॉन्ड है, और उसके आगे वाले कार्बन के पास भी पाई बॉन्ड है। क्या हर कार्बन के पास बोर्ड पे देखना पी ऑर्बिटल है? इस कार्बन के पास भी पी ऑर्बिटल होगा, इस कार्बन के पास भी पी ऑर्बिटल होगा, इस कार्बन के पास भी पी ऑर्बिटल होगा। क्या ये सारे पी ऑर्बिटल देखने में पैरेलल नहीं लग रहे आपको? भाई पैरेलल है ना। अब पैरेलल है, इन्हीं दोनों के ओवरलैप से तो ये सिग्मा बॉन्ड बना है, इन्हीं दोनों के ओवरलैप से तो ये सिग्मा, सारे सिग्मा बॉन्ड को फोकस करो। पाई बॉन्ड भी तो पैरेलल वाले से ही बना है, पाई बॉन्ड भी तो पैरेलल वाले से ही बना है। तो अगर मैं, आप देखे ध्यान से देखना, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब यहां बना दूंगा, ऐसा, ऐसा और ऐसा, ये बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पाई बॉन्ड फ्लो हो गया। और पाई बॉन्ड जब फ्लो हुआ होगा तो ध्यान दो, क्या फिर से पी ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेगा? पी ऑर्बिटल ही तो ओवरलैप करेगा और यहां पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। पाई बॉन्ड कैसे शिफ्ट होगा? ओवरलैप शिफ्ट हो जाएगा। तो जितने भी आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उसमें पी ऑर्बिटल पैरेलल ही होना चाहिए, और पी ऑर्बिटल अगर पैरेलल नहीं हुआ तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, बॉन्ड ही नहीं बनेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसको फटाफट से नोट करिए एग्जांपल्स। पी ऑर्बिटल ओवरलैप हर स्ट्रक्चर में करेगा। एक बार स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए लिखा है ये कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या पी ऑर्बिटल पैरेलल होते हैं या परपेंडिकुलर होते हैं? पैरेलल होते हैं, सिंपल। क्या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना है। आप हाइब्रिड बना लो, हाइब्रिड में भी पी ऑर्बिटल पैरेलल ही होगा। नेक्स्ट लिखो 7 कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। 7 कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। मोटा मोटा रेजोनेंस इतना आपको समझना है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा बस। ये किसका बैग है? इतना क्या लाते हो यार घर से? ऐसा लग रहा है पूरा घर लाया हो उठा के। क्या लंच? हम तो यार लड़कियों का लंच चुरा लेते थे अपने स्कूल में। वो लोग बढ़िया बढ़िया लंच लेके आते थे। लंच में मैगी कौन लाता है भाई? लड़कियां लेके आती थी लंच में मैगी हमारे स्कूल में, हम टेप देते थे। मैं इधर भी एक दिन टेपा था, उसके बाद से लंच ही नहीं दिखता मुझे। देखो लंच में वो लोग अचार उचार सब रख के लेके आते हैं, लड़कियों को होता है। तुम नहीं जान पाओगे ये सब, तुम गंवा, हम तो बहुत अच्छे जानते हैं। अच्छे बनो बेटा, अच्छे बनो। तुम्हारे लिए कोई लंच बना के लेके आए, ऐसा बनो। हो करने से नहीं होता है, अच्छा बनना पड़ता है। कॉलेज में अगर आप टॉपर हो तो आपके लिए लंच बना के लाया जाएगा, क्योंकि आप ही पढ़ाने वाले हो बाकी लोगों को, बाकी को समझ आता नहीं। कॉलेज में ये बड़ा अच्छा। और हर टॉपर की बहुत सारे दोस्त होते हैं। नहीं मैं टॉपर नहीं हूं मैं तो एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ता था।
हम लोग को 20 में 4 नंबर आते थे, 4.25 नंबर आते थे, क्योंकि पासिंग नंबर 4 होता था, तो 4.25 आ जाते थे हमारे पास है। और पास होने पे हम पार्टी करते थे। बैक नहीं लगी, अब समझ रहे हो? बैक का मतलब 6 महीने आपका सर्टिफिकेट खराब हो गया, आपका सर्टिफिकेट खराब हो जाएगा। तो हम तो पढ़ाता था ना यार उस समय में, तो मेरा पढ़ाई पे फोकस नहीं था, कंप्यूटर साइंस पे मेरा फोकस पढ़ाने पे था, तो इसमें टाइम ही नहीं मिलता था। बहुत भाग दौड़ की जिंदगी होती थी, मजेदार जिंदगी थी। थर्ड पॉइंट, पी ऑर्बिटल पैरेलल वाला। देखो वीबीटी में बताया जाता है कि अगर पी ऑर्बिटल पैरेलल होगा तभी बॉन्ड बनेगा, बिना पैरेलल पी ऑर्बिटल के बॉन्ड ही नहीं बनेगा। डी भी पैरेलल होगा, उसका लोब पैरेलल होगा, पूरा डी पैरेलल नहीं हो सकता, बट उसका लोब जिससे वो ओवरलैप कर रहा है वो पैरेलल ही होगा। ठीक है, यस पाई नहीं, पाई बॉन्ड, पैरेलल पाई बॉन्ड ही बनाएगा। देखो पैरेलल है तो उसको सिग्मा ओवरलैप करो ही मत, पैरेलल ओवरलैप कर लो, पाई बॉन्ड बनाएगा। एक्सिस पे जाएगा ही नहीं ना, कंपाउंड में एक्सिस पर जाएगा ही नहीं। यहां पे अगर वीबीटी पूछ रहे हो तो हाँ, यहां पूछ रहे हो तो ना। हाँ क्वेश्चन अब लिखो, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। भाई लिखो बोर्ड पे 7 कंडीशन होते हैं, 7 कंडीशन होता है जब आपको बोर्ड पे, बेटा मुंह बंद कर रहे थे तोड़ दूंगा, ध्यान रखो। 7 कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, तो उसमें एक एक करके 7 कंडीशन को अब देखते हैं। ठीक है, अब जब जब आपको कंपाउंड में ये 7 कंडीशन दिख जाए आपको रेजोनेंस समझ जाना है। यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, अभी तक तो बस नौटंकी हो रही थी। आइए अब देखो, आपके पास अगर मान लो पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड के बाद एक सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड छोड़ के आपको अगर चार्ज दिख जाए, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और चार्ज दिख जाए, तो जब भी आपको पाई बॉन्ड दिखे, उसका पड़ोसी सिग्मा बॉन्ड दिखे और उसके अगले वाले एटम पे चार्ज दिख जाए, ध्यान दीजिएगा, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और जस्ट लगे हुए एटम पे क्या दिख जाए, चार्ज, तो क्या हो जाएगा, वहां रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होगा बताऊंगा, पहले कंडीशन लिखिए। दूसरा कंडीशन साथ में लिखो, ये है पाई बॉन्ड, फिर है सिग्मा बॉन्ड, और मान लीजिए आपके पास क्या हो गया, आपके पास नेगेटिव चार्ज, यानी कि पाई बॉन्ड पड़ा हो, उसका पड़ोसी सिग्मा बॉन्ड पड़ा हो, और लगे हुए एटम पे क्या पड़ा हो, नेगेटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस की कंडीशन, वहां रेजोनेंस होगा। तीसरा, 7 कंडीशन है, तीसरा कंडीशन लिखो, CH2 पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और फिर आपके पास क्या है, लोन पेयर पड़ा है। यहां पे CH3 करो, यहां पे भी CH3 करो, यहां पे भी CH3 करो, लोन पेयर पड़ा है, मान लो आपके पास लोन पेयर पड़ा है, और अगर लोन पेयर पड़ा है तब भी रेजोनेंस होगा, पाई सिग्मा चार्ज हो या पाई सिग्मा लोन पेयर हो, रेजोनेंस होता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दो, चौथा, पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, और लगे हुए एटम पे आपके पास फ्री रेडिकल आ जाए, तब भी आपके पास रेजोनेंस होगा। कैसे होगा अभी एक एक करके पढ़ेंगे। पांचवा कंडीशन है, पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, और फिर से आपके पास पाई बॉन्ड ही आ जाए, यानी कि अगर आपके पास ऐसा कुछ दिखे, पाई बॉन्ड पड़ोसी में सिग्मा बॉन्ड और फिर आपको दिख जाए पाई बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो केस ऑफ रेजोनेंस। छठा कंडीशन है, उसको बोलते हैं हम लोग पी पाई रेजोनेंस, पी पाई रेजोनेंस, और जो 7वां कंडीशन है उसको बोलते हैं पी पाई डी पाई रेजोनेंस, पी पाई डी पाई रेजोनेंस। और ये पी पाई रेजोनेंस चमकता नहीं है क्वेश्चन में, प्रैक्टिस करने के बाद दिमाग में सेट होता है। तो पी पाई रेजोनेंस क्या है, ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास CH2 प्लस है, अब मुझे बताओ CH2 प्लस में वैकेंट ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता है, CH3 प्लस में होता है, फ्री कार्बोकेटाइन है ना, तो कार्बोकेटाइन है, पी और वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। अगर मैं यहां पे OH दे दूं जिसके पास लोन पेयर है, तो क्या ये लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल में जा सकता है, क्या पाई बॉन्ड बना सकता है? तो एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से बॉन्ड बना रहा है, इसी को बोलते हैं पी पाई रेजोनेंस। ठीक है, ये रेजोनेंस जैसा दिखता नहीं है बट रेजोनेंस है। नेक्स्ट, आप देखो यहां पे CH3 प्लस
और यहां पे अगर मान लो आपने Cl दे दिया, और यहां पे ऐसा मत करो, ऐसा कर दो, मान लो यहां पे CH2 माइनस है और यहां पे Cl कर दिया, क्या यहां पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? क्या रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? कैसे? माइनस बॉन्ड बना देगा लोन पेयर से? नहीं। देखो ध्यान से, क्लोरीन थर्ड पीरियड का है ना, तो इसके पास डी ऑर्बिटल होगा, तो क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा? तो यहां पे भी पाई बॉन्ड बन जाएगा, इसको भी रेजोनेंस कहते हैं। लिख लीजिए, अभी सातों कंडीशन को एक एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। डोनेट क्या करेगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ये माइनस चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा, यहां लोन पेयर डोनेट करेगा, यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। हमेशा लोन पेयर, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। चलिए, माइनस चार्ज का मतलब मैंने बोला था ना, जब भी कार्बन पे माइनस आ जाए लोन पेयर समझ लेना, जब भी कार्बन पे माइनस दिखे लोन पेयर बता देना, पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। हाँ 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 हाँ। नहीं क्यों? देखो ध्यान से, बड़ा सोच समझ के सवाल है, लेकिन अच्छा सवाल है। देखो ध्यान से, ये कह रहे हैं, बोर्ड पे देखो सब लोग, इनका कहना है कि सर देखो भाई ये पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड है तो हम कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। कुल मिला के अगर हाइब्रिड देखा जाए, कुल मिला के अगर हाइब्रिड देखा जाए तो पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा हर कार्बन पे, यही हो रहा है। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और ये वाला हाइब्रिड हो गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि सर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड, सॉरी आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। भाई यहां हुआ ना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन? सोचो सोचो, क्वेश्चन ये है कि भाई पाई बॉन्ड का ट्रांसफर हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ ना, और पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से बना है आपका वो रेजोनेंस, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको तो आयनिक बॉन्ड कहते हैं। कितने सारे ऑप्शन बन सकते हैं इस क्वेश्चन के, आप देखो सब ऑप्शन दे रहे हैं और कोई भी सही ऑप्शन नहीं है। ध्यान से देखो भाई, आप जो कह रहे हो आयनिक बॉन्ड कब बनता है, ध्यान से, मेटल होना चाहिए सबसे पहली बात, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहिए, और वो भी पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। और फिर एक नॉन मेटल आता है जो इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl माइनस बनाता है। क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉन का लॉस है, सेम इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, इसलिए इसको बोल देते हैं ट्रांसफर हो गया, बस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। यहां पे ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ना ही कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, यहां पे तो पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। यहां पे कौन सा पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहां तो ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कह रहे ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, कभी भी आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट सोचोगे हमेशा वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, ठीक है। यहां तो कार्बन कार्बन है, नॉन मेटल है, कंप्लीट कंप्लीट हो रहा है, बट क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहा है? इसको क्या हम बोलते हैं बेंजीन के केस में, इसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक और नाम है, क्या बोल देंगे? कैनोनिकल, कोनिकल, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और बेंजीन के केस में ही इसको बोलते हैं केकुले स्ट्रक्चर, केकुले स्ट्रक्चर। नहीं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तुम्हारा सवाल अच्छा है लेकिन सिली है, सिली है। रुको, अरे तुम डाउट पूछ रहे हो, तुम क्यों बोलोगे? मत करो, चलो ठीक है, ठीक है, हाँ इधर आओ। तो देखो, वैलेंस सेल से शेयर नहीं हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहा है।
सिग्मा बॉन्ड भी तो बना है, वो बना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। दूसरा चीज, कंप्लीट ट्रांसफर होना चाहिए, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पाई बॉन्ड वहां भी तो है, पार्शियल डबल बॉन्ड, थोड़ा वहां है, थोड़ा आगे वाले को ट्रांसफर किया है, वो कंप्लीट कहां हुआ भाई, पार्शियल डबल बन गया ना, थोड़ा यहां भी है, थोड़ा यहां भी है, ठीक है। दूसरा, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना चाहिए, नहीं हो रहा है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में होना चाहिए, नहीं हो रहा है, इसलिए आयनिक बॉन्ड नहीं बोलेंगे। एक लॉजिक से आयनिक बॉन्ड इसको नहीं बोलेंगे, मेटल नॉन मेटल से नहीं हो रहा है, सिंपल। हाँ, कार्बन कार्बन बॉन्ड बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। कार्बन कार्बन, अब डिपेंड करेगा सिग्मा बोल रहे हो, सिंगल बोल रहे हो, डबल बोल रहे हो। कार्बन कार्बन पार्शियल डबल बॉन्ड बोलेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड। बेंजीन में अगर कोई पूछे सिग्मा सिंगल बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड होता है, कुछ नहीं, बेंजीन ऐसा मिलता है नेचर में, ये तो हाइपोथेटिकल है, ये तो हमने सोचा है, मनगढ़ंत है, ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड है, लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड है। हाँ 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 हाँ। अब बेंजीन वाले में कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कौन बताएगा? सही बात है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 1.34 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो अगर बेंजीन में सिंगल और डबल बॉन्ड रहता तो ऐसा आना चाहिए था, 1.54 और 1.34। बट जो रेजोनेंस हाइब्रिड में पाया गया, यहां जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आ रहा है 1.39 आता है। क्यों आ गया 1.39? क्योंकि वो ना ही सिंगल रहा ना ही डबल रहा, सिंगल से ज्यादा डबल से कम बीच में आ गया, यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, 1.39 चला गया। जल्दी से नोट करो, फिर आगे के स्ट्रक्चर्स करें। थर्ड वाले में लोन पेयर कैसे आएगा? ये लोन पेयर आगे जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला आगे आएगा और ये वाला और आगे चला जाएगा। करा रहे हैं, एक एक करके क्वेश्चन करा रहे हैं सब में। कहां पे? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है भाइयों, है ना, बिल्कुल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ये दो बेंजीन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, नहीं, वो रेजोनेंस हाइब्रिड को इक्वल टू से ना दिखा के ट्रिपल इक्वल टू से दिखाते, तरीका है। जैसे यहां पे बोला गया कि ये इक्विलिब्रियम से दिखाएंगे, वैसे ही हाइब्रिड से पहले ट्रिपल इक्वल टू लगाते हैं। इसका इसका मतलब ये है कि ये दोनों तो इंटर कन्वर्टिबल हैं, ये नहीं है, और ये सब मिला के ट्रिपल इक्वल टू इसमें चले जाते हैं। चलो अब करते हैं रेजोनेंस। क्वेश्चन नंबर 1 करें रेजोनेंस। जल्दी, हो गया? हम लोग के ऑनलाइन बैच में एक स्टूडेंट है जो जॉब कर रहे थे और जॉब छोड़ के अभी नीट का तैयारी कर रहा है। हाँ, सी इज अ मतलब फीमेल स्टूडेंट है, तो उनका एज है 32। शी इज मैरिड, शी इज हैविंग अ किड ऑल्सो, और जॉब भी कर रही थी। तो 24-25 साल में उनकी शादी हो गई थी। उन्होंने कल पूरी स्टोरी फोन पे सुनाया कि मैं कैसे तैयारी करूं। उन्होंने जॉब वॉब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, बच्चा स्कूल जा रहा है, अब उनको टाइम मिला है, तो शी हैज थॉट कि अब मैं करियर को थोड़ा, तो अच्छी चीज है, कितनी इंस्पिरेशनल चीज है कि लोग कभी कैसा भी डिसीजन ले सकते हैं, नाइस थिंग। क्या एक और एग्जांपल आपको देखने को मिला था, आकृति, आकृति करके जानते हो?
आकृति करके वो यूट्यूब करना। नो, हाँ, बिट्स पिलानी, यस। तो उन्होंने बिट्स पिलानी से, बिट्स पिलानी मतलब आईआईटी के टक्कर का कॉलेज है, 5th नंबर ऑल पूरे इंडिया में, इट इज 5th कॉलेज जो इंजीनियरिंग का कॉलेज होता है, रैंकिंग 5 है। जैसे आपका जिपमर है ना, एम्स से अलग जिपमर एक बहुत अच्छा कॉलेज है, वैसे ही आईआईटी से अलग एक बहुत अच्छा कॉलेज है बिट्स पिलानी, ठीक है। तो मैं बिट्स पिलानी में पढ़ाया हूं 2 महीने। बिट्स पिलानी के स्कूल होता है, स्कूल के बाद कोचिंग भी चलती है, वहां पे मैं पढ़ाया जब मैं कोटा रहता था, तब ज्यादा था पढ़ाने, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वहां के। तो वो उन्होंने वहां से किया, माइक्रोसॉफ्ट की जॉब की, छोड़ दिया, और एक्ल में जॉब किया, और ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है, मतलब जहाँ पे 1 CR से नीचे की सैलरी नहीं होती, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ठीक है, इंजीनियर्स की। वो बहुत अजीब से इंजीनियर्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी 30 के एज में, ठीक है। एंड फिर आकृति ने 1 साल तैयारी किया, और उन्होंने हमसे, मतलब हम लोगों से यूट्यूब पे पढ़ा, बाकी जगह पे उन्होंने इनरोल किया हुआ था इन। आजकल क्या होगा, बड़े लोगों को, मतलब मान लो आपको पेरेंट्स से पूछा जाए तो कौन कोचिंग है, वो थोड़ी जानते वेदांत, वो थोड़ी जानते हैं कोई और, नहीं जानते। उनके पास 2 ही नाम है, समझ गए? यस, उनके पास 2 ही नाम है। तो उनमें वो लोग पढ़ रहे थे, तो वहां तो एकदम वैसे चलता है भाई, आपको समझ आए ना आए, अपना टाइम फिक्स है, उतना ही पढ़ाएंगे, उतना ही जाएंगे, आपका जो हो आपको समझना है। तो उनको नहीं आया, क्योंकि पढ़ाई से लीक हो हट चुका था। तो फिर धीरे धीरे करके उन्होंने 1 साल में, लेकिन समथिंग 670 कुछ नंबर लाया, उनको आया, ठीक है, 1 ईयर में 670। पढ़ाई से लीक हट गया, 30 साल की उम्र में जॉब के बाद पढ़ाई करना स्टार्ट किया, 670, और हिंदू राव कॉलेज लिया उन्होंने, दिल्ली का हिंदू राव, वन ऑफ माई फेवरेट कॉलेज ऑफ मेडिकल, मेडिसिन का वन ऑफ माई फेवरेट कॉलेज है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर उसका इतना बढ़िया ना, नया बना है, मतलब पुराना कॉलेज था बट उसकी बिल्डिंग नई अलॉट हुई है, उसकी जर्जर हो गई थी, अंग्रेजों के समय का कॉलेज है वो, अंग्रेज बनाए थे। तो लेडी हार्डिंग है, जानते होगे, उसके जस्ट बगल में उसका कैंपस है, मतलब हिंदू राव का, वन ऑफ द, मतलब वहां पे आपको सफदरजंग है, ये है, उनके डॉक्टर्स आते हैं, उनके पेशेंट्स ट्रांसफर होते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत अच्छा कॉलेज है। और 670-72 से नीचे नहीं मिल, सोचना ही मत, ठीक है, वो भी दिल्ली वालों के लिए, बाहर वालों के लिए तो 680-685 पे, ठीक है, अच्छा कॉलेज है। तो उनको मिला, और उन्होंने पढ़ाई भी किया, अभी शायद सी इज इन 2nd या 3rd ईयर, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। एक इंटरव्यू भी पढ़ा होगा मेरे साथ उनका। तो 1 साल में कर सकते हैं लोग पढ़ाई छोड़े हुए, ठीक है। और कल जो मैंने सोचा, तो मैंने वही उनको बताया कि आप उनकी स्टोरी देखो, क्योंकि आप रिलेट करोगे, ठीक है। और देखो क्या होता है अगले साल, मतलब, लेकिन कैसे लोग कितना एस्पिरेशन चेंज कर लेते बाद में जाके, और तुम लोग हो कि तुम लोग इतने में परेशान हो, कितना बुरा लगेगा तुम्हें। हम फिर ट्राई करें, नहीं, कुछ नहीं। चलो क्वेश्चन, पैसा से सब आ जाता है, इधर आइए। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। यूपीएससी में वैसे भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बहुत सारे कंपनी के स्टॉक्स खरीदे हुए, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को स्टॉक्स नहीं खरीदने अलाउड नहीं होता, तो मेरे वैसे ही डूब जाएगा पैसा, और उसमें अच्छा खासा पैसा लगाया मैंने। पावर ऐसे ही है, अब मैं खुश हूं, इतने ही पावर में खुश हूं, नहीं चाहिए नेतागिरी, नहीं चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए तो चुनाव लड़ लेंगे भाई, चुनाव लड़ लो ना, जहां पहुंचना चाहते हो सुपर पहुंच जाओगे। भाई भाई ऐसा रूल होता है, आप लोगों को रूल आधा पता है, आईएएस हस्बैंड वाइफ दोनों ही नहीं ले सकते, ठीक है। रीजन ये समझाया जाता है कि मान लो आपने कंपनी का कोई स्टॉक खरीद लिया, और आप उस कंपनी को प्रॉफिट पहुंचा दोगे, आप तो पावर में हो, उसका आप अपना स्टॉक से पैसा कमाने के लिए उस कंपनी को कुछ प्रॉफिट पहुंचा सकते हो, इसलिए कोई भी आईएएस होते हैं उनको स्टॉक्स खरीदना अलाउड नहीं होता। अरे पूरी फैमिली को अलाउ नहीं होता, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो भाई। नहीं होता ऐसा। किसके नाम? चलो ये कह रहे, देखो ध्यान से, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, हाँ हाँ, पढ़ लो, देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ पे क्या पाई बॉन्ड है, यहाँ पे फिर आगे सिग्मा बॉन्ड है पड़ोसी में, और इसी से लगे हुए एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। पाई बॉन्ड हो
सिग्मा बॉन्ड हो और सिग्मा बॉन्ड से लगे हुए एटम पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। तो अब देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई कहां दिख रहा है आपको, पाई बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहां कम इलेक्ट्रॉन या ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये पाई बॉन्ड अगले बॉन्ड में जाएगा, जाएगा ना। तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखो क्या होगा, यहां पे बन जाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं होता, सिंगल बॉन्ड बना दिया करो। ये पाई बॉन्ड क्या आगे जाके पाई बॉन्ड बना लेगा, लेकिन क्या यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो क्या यहां पे प्लस आ जाएगा। अब देखो चार्ज ओवरऑल सेम है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरऑल सेम है, सिग्मा बॉन्ड सेम है, एटम सेम है, बदला क्या, पाई बॉन्ड का पोजीशन या पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन। तो यही बदला, इसको कहते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और कोई बदल सकते भाई, और कुछ ला सकते हैं रेजोनेंस नहीं। तो अब ट्रिपल इक्वल टू देके हम क्या करते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हाइब्रिड बनाने के लिए सिग्मा बॉन्ड वगैरह बना दो, सिग्मा बॉन्ड में नो चेंज बना दिया करो। पाई बॉन्ड कहां कहां है वहां डॉट से दिखा दो, पाई बॉन्ड जहां जहां है वहां डॉट से दिखा दिया। जहां जहां प्लस आया, देखो इस यहां पे भी प्लस आया है, यहां पे भी प्लस आया है, डेल्टा प्लस दिखा दो। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। पाई सिग्मा चार्ज आया, रेजोनेंस हाइब्रिड। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखोगे, दूसरे वाले क्वेश्चन में बोर्ड पे देखो, क्या यहां पे पाई बॉन्ड दिख रहा है, अगला सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, फिर आगे पाई बॉन्ड भी दिख रहा है, अच्छा फिर सिग्मा भी दिख रहा होगा, और फिर उसी से लगे हुए एटम पे चार्ज है। तो एक काम करो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहां दिख रहा है आपको, प्लस पे दिख रहा है। तो क्या ये सबसे पहले यहां इलेक्ट्रॉन रिच है, क्या ये आगे की तरफ बढ़ेगा, तो सबसे पहला यही बन जाएगा। देखो इस डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, एक एक करके होता है बेटा, ऐसा नहीं कि सारे बॉन्ड एक साथ ही गायब कर दो, एक एक करके होगा। यहां पे CH आएगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और यहां पे बेटे वो डबल बॉन्ड बन चुका है। देखो आपको कोई डाउट हो तो पूछ लो, डबल बॉन्ड क्या आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है, यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। कर रहा हूं, आगे आ रहा हूं एक एक करके, इसलिए बोला स्टेप बाय स्टेप। तो देखो यहां पे अब फिर से आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये पाई बॉन्ड इसकी कमी पूरी करेगा, तो कर दो, फिर से आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये बन जाएगा, देखो यहां पे लॉस हुआ, प्लस आ गया, यहां पे बन गया CH, डबल बॉन्ड आ गया CH, फिर आ गया सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, यहां पे एक H छूटा हुआ है, H यहां पे छूटा हुआ है, कार्बन के 4 बॉन्ड तो होंगे ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को पहले जाएगा, जहां कमी है वहां ट्रांसफर होगा ना। हाँ, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है पहले वहां देते हैं, फिर यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, फिर दे दिया इसको आगे। अगर आप देखो बोर्ड पे, तो यहां पे एक बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक है। आपने एक गाना सुना है माधुरी दीक्षित का, नहीं सुना है, यूट्यूब में सुन लेना क्लास के बाद। एक गाना है जिसमें 1 2 3 करके गाना है ना। तो अपने को भी बेटा 1 2 3 गाना मन में गाना है बेटा, इधर उधर गाओगे वो NTA वाला जो इन्विजिलेटर है वो निकाल देगा बाहर। अब देखो जरा बोर्ड पे, क्या यहां पे जहां चार्ज है आपको उसको 1 देना है, ध्यान से देखिएगा, जहां चार्ज है उसको 1 देना है, और पाई बॉन्ड को 2 और 3 देना है। फिर से ध्यान देना, शॉर्ट ट्रिक है, जहां चार्ज है उसको 1 देना है, और जहां पाई बॉन्ड है उसको 2 3 देना है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 3 का बॉन्ड 1 2 में ट्रांसफर करो, और 1 का चार्ज 3 पे ट्रांसफर करो। फिर से देखना, जहां चार्ज है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 2 3, 2 3 का बॉन्ड कहां ट्रांसफर करना है, 1 2 में, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में देना है, और 1 का चार्ज 3 पर देना है। 1 का चार्ज कहां जाएगा, 3 पर। 1 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज 3 पे। अब देखो जरा, क्या 2 3 का बॉन्ड 1 2 में जा चुका है, देखो ना, यही 1 2 3 हमने काउंट किया था ना। तो 2 3 का बॉन्ड कहां गया, 1 2 में, और देखो 1 का चार्ज कहां गया, 3 पे, खत्म कहानी। जरा आगे वाले में देखो, इस आगे वाले में देखो बॉन्ड, क्या यहां पे 1 2 3 है, क्या 2 3 का बॉन्ड 1 2 में चला गया है, 1 का चार्ज 3 में आ गया है, बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर देखो, क्या 1 2 3 दिख रहा है, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में कर दिया है, और 1 का चार्ज 3 पे आ गया है, देखो बन गया आपके पास।
फिर से करें। अब इस क्वेश्चन में देखना, इसमें वाव ही निकल जाएगा आपका। देखिए जरा, चार्ज को 1 देना है और बॉन्ड को 2 3 देना है। कई लोग आ जाएंगे सर 2 3 उधर क्यों नहीं दिया? अरे बेटा, जहां से रेजोनेंस करना है उधर देना है, डबल बॉन्ड को 2 3 देना है। अब मैं बिना सोचे समझे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखो कैसे। 2 3 का बॉन्ड कहां डालना है भाई? 1 2 पे डाल दिया, और 1 का चार्ज 3 पे डाल दिया है क्या? खत्म। फिर से 1 2 3 बन गया भाई, फिर देखना बोर्ड पे, फिर से 1 2 3 बन गया ना, 1 2 3। फिर से क्या करना है? 1 2 3 का बॉन्ड कहां डालना है? यहां आ गया है, और 1 का चार्ज कहां डालना है? क्या फिर से आगे 1 2 3 बनता हुआ नजर आ रहा है? फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। तो देखो बोर्ड पे, तो ये तो ऐसा ही रहेगा, ये तो ऐसा ही रहेगा। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में आ गया क्या? और 1 का चार्ज 3 में आ गया क्या? आया? फिर से देखिए, फिर से 1 2 3 बन रहा होगा। भाई बिना लिखे नहीं समझ में आता है क्या? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 1 2 2 3 का बॉन्ड 1 2 में ट्रांसफर कर दोगे, और 1 का चार्ज 3 पे दोगे, तो क्या आपके पास वापस से यही बन गया है क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। दिमाग लगाना है। यस, ये ट्रिक था। अब देखो ध्यान से, तो क्या यहां पे अब मैं हाइब्रिड बना रहा हूं, तो जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। सब जगह देखो डबल बॉन्ड आया है। उसके बाद देखो यहां पे CH2 आया है, क्या यहां पे डबल बॉन्ड है? कहां? जहां जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां डेल प्लस लगा दो, जहां जहां प्लस चार्ज आया वहां डेल प्लस लगा दो, खत्म। आगे हाइब्रिड बन गया। हाइब्रिड को आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हो। +1 जितना है, चार्ज थोड़ी चेंज रहेगा, +1 था, +1 है। हाँ, वो बंट गया 4 जगहों में, डेल प्लस डेल, 4 डेल प्लस मिला के +1 हो जाएगा। 2 कैसे होगा? एक बार प्लस यहां आया है, अगले में यहां आया है, अगले में यहां आया है, अगले में यहां आया है। जहां जहां प्लस आया वहां वहां डेल प्लस लगा दो। दिस इज हाइब्रिड। बस यहां पे एक चीज नोट करके लिख लेना है, रेजोनेंस जब बेंजीन में हो रहा है तो ये जो चार्ज है वो कहां कहां गया है बेंजीन में? क्या ऑर्थो और पैरा पे गया है? अगर मेटा पर नहीं गया है तो रेजोनेंस इफेक्ट बेंजीन में कहां आता है? ऑर्थो पैरा पे। मेटा पे कोई भी चार्ज नहीं आया है, ठीक है ना? तो रेजोनेंस ओनली अकर्स एट ऑर्थो एंड पैरा इन बेंजीन। अब इसी को मेसोमेरिक में पढ़ाया जाता है, इसी इफेक्ट को मेसोमेरिक कहते हैं। आगे पढ़ाऊंगा वापस, जल्दी लिखिए। फिर 1 2 3 करेंगे। सारे क्वेश्चन रेजोनेंस के 1 2 3 से होते हैं, सारे क्वेश्चन 1 2 3 से होते हैं। मन में गाना है उसमें हाँ, इक्विलिब्रियम लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में हमेशा इक्विलिब्रियम ही लगता है। आप इसका हाइब्रिड बनाना चाहे बना लीजिए, CH2 CH 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 CH2। जहां जहां प्लस आया है, प्लस यहां पे आया है, डेल प्लस यहां पे आया है, और यहां पे आया है। इक्विलिब्रियम जब भी हाइब्रिड हो हमेशा आपको स्क्वायर ब्रैकेट में डालना है। प्लस यहां पे आएगा, एक छोड़ के प्लस यहां पे आएगा, एक छोड़ के प्लस यहां, माइनस भी आएगा। माइनस आया कहां है? बॉन्ड बन रहा है ना। सारे कार्बन वो आया है ना, यहां भी आएगा। लिखो 1 2 3 करें आगे। नो सर। अब आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं? 2। क्वेश्चन भी काउंट होता है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन भी काउंट करना है। हाउ मेनी RS? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 RS। यहां पे कितने RS हैं? क्वेश्चन काउंट करके 3 RS हो रहा है। इसमें कितने RS हो रहे हैं?
6 कहां हो रहा है भाई? 5 RS किसका? ये वाले का, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अगले वाले में ट्रिक लगाते हैं, करें? समय तो बेटा होता रहे। देखो मेरी अगली क्लास 10-15 से है। हाँ तो ठीक है ना, पढ़ते हैं तब तक। समय वेस्ट क्यों करना, लंच क्यों करना तुम्हें? 10 बजे कौन सी भूख लग जाती है? चाय पीते हो? चाय कभी नहीं पीना चाहिए। शुगर छोड़ दो, चीनी छोड़ दो भाई, आपके ब्रेन सेल्स को खराब करता है चीनी, आपको नहीं पता होता है। हेल्दी रहा करो, डॉक्टर बनने वाले हो, गधेड़े जैसे काम करते हो। बिना चीनी की चाय पीते हो? चाय में इतना क्या तुम्हारे घुसा हुआ है उसके अंदर की? चाय ही पीना है, चाय बिना चीनी के हो, नमक डाल के पीएंगे, चाय पिएंगे ना? आप देखना मेरे को, चाय मैं मना कर देता हूं। चाय कोल्ड मतलब कोई भी सुगर किसी भी फॉर्म में, कोल्ड ड्रिंक के फॉर्म हो, चाय का फॉर्म हो, कोई भी हो, मैं यहाँ पे पीता भी हूं तो ब्लैक कॉफी होती है, ब्लैक कॉफी होती है, दैट्स इट। हम लोग पास है क्या उसमें? उसमें लाना क्या है? उसमें कॉफी पाउडर को गर्म ही तो करना होता है, बिना चीनी के, बिना कुछ के। कॉफी पाउडर को उठाओ, गरम करो खूब, उसको बॉईल कर दो, फिर उसको पियो। इट इज वेरी गुड फॉर योर ब्रेन। ग्रीन टी ये अंग्रेजों के चोचले नहीं, नो शुगर नो नथिंग। आपने आपने देखा था मेरे को बर्थडे में कभी केक खाते हुए देखा है? रेयर, कभी कभी मैं खा लेता हूं। क्या? मूड, देखो यहां पे भाई कभी कभी खा लेना चाहिए, कभी कभी खा लेना चाहिए। ये देखो 1 2 3 करोगे भाई, ध्यान दो, 1 2 3 करोगे, और 1 2 3 करोगे तो क्या आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा? तो बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर साथ साथ में। 1 2 3 करोगे तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा? फिर से देखो, जैसे ही आपने बनाया, क्या 1 2 3 फिर से बन जाएगा? और 1 2 3 बनेगा तो देखो जरा ध्यान से, क्या आपके पास ऐसा बन जाएगा? 1 2 3 जैसे ही आपने किया ये बन जाएगा। फिर से 1 2 3 करोगे। अब आप सोचते रहते, पता नहीं क्या क्या करते रहते, शॉर्ट ट्रिक लगाइए, आंसर पाइए। कौन इतना सोचे? क्यों भाई, दिमाग तो है नहीं तुम्हारे पास? कौन रिस्क ले तुमको दिमाग देने की? आप 1 2 3 करते जाइए, आपके पास आंसर आता चला जाएगा। नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। जब तक 1 2 3 जिंदा है तब तक रेजोनेंस आता रहेगा। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं? 7 हो गए क्या? 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाइब्रिड बना दो भाई, हाइब्रिड बना दो। तो बेंजीन का हाइब्रिड तो हम सीख चुके हैं, बेंजीन का हाइब्रिड में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ऊपर वाले में देखो जरा, पाई बॉन्ड, पाई यहां पे आया है, डेल प्लस कहां का है? एक तो यहां आया होगा, फिर एक छोड़ के यहां आया होगा, फिर एक छोड़ के इसमें तो ऑर्थोपेरा पे आता है। बस हाइब्रिड को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है, हाइब्रिड के पीछे ट्रिपल इक्वल टू लगाना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर इक्विलिब्रियम लगाना है, बस। बीच में कहां पे? हाँ, बीच में भी पार्शियल आएगा, बिल्कुल सही बात है। जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां पार्शियल है। इस वाले में, इस वाले में देखो फिर से 1 2 3 दिख रहा है, और 1 2 3 दिख रहा है तो आपको देखो 2 3 का बॉन्ड कहां ले जाना है? ले जाओ बेटा 1 2 में।
2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज कहां आया, 3 पे आया क्या, फिर से 1 2 3 दिख रहा है, तो फिर से 1 2 3 करो, 2 3 का बॉन्ड कहां ले जाओगे, 2 3 का बॉन्ड आप ले जाओगे 1 2 में, कहां है 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 2 में आ गया, और 1 का चार्ज कहां ले जाओगे, 3 पे आ जाएगा, फिर से 1 2 3 दिख रहा है, फिर से 1 2 3 दिख रहा है, तो 2 3 का बॉन्ड कहां है, 1 2 में जाएगा, तो क्या सेम आ गया, और अगर सेम आ गया तो बनाना बंद कर देते हैं, सेम नहीं बनाते हैं, जैसे ही सेम आया खत्म कर दीजिए, मतलब टोटल कितने होंगे, 3 आरएस आ रहा है, और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्या मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा बनाऊंगा, तीनों तरफ डबल बॉन्ड है, यहां भी प्लस आया था, एक समय था यहां भी प्लस आया था, एक समय था यहां भी प्लस आया था, स्क्वायर ब्रैकेट में ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है, हाइब्रिड आ जाएगा, और ये स्ट्रक्चर आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है, 1 2 3 बनाते हैं अगले वाले में, 1 2 3, 1 2 3 का बॉन्ड कहां चला जाएगा, 1 2 में, ये तो पहले से था, 1 का चार्ज कहां गया, 3 पे, क्या ये बन गया, नेक्स्ट, फिर से आप देखोगे 1 2 3 बनाओगे, तो 2 3 का बॉन्ड कहां चला जाएगा, 1 2 में, नहीं ये वाला 1 2 3 नहीं बनेगा, सेम हो जाएगा, ये वाला 1 2 3 बनेगा इस चार्ज के साथ, तो 1 2 3 बनाओगे, 2 3 का बॉन्ड कहां चला गया, 1 2 में, और 1 का ये प्लस प्लस यहां आ गया, फिर से देखो 1 2 3 नजर आ रहा होगा, यहां पे 1 यहां पे 2 यहां पे 3, 2 3 का बॉन्ड कहां आ गया, 1 2 में, चार्ज कहां चला गया, 3 पे, तो सिंपली आपके पास 4 साइड है, चारों पे आ जाएगा, कितने आरएस हो गए, 4 आरएस, और 4 आरएस अगर आप हाइब्रिड बनाएंगे तो हर तरफ से आपके पास डबल बॉन्ड आ रहा है, और चारों कार्बन पे डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस है ना, ट्रिपल इक्वल टू से दिखाते हैं, हाइब्रिड हमेशा इक्विलिब्रियम साइन से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा इक्विलिब्रियम साइन से दिखाते हैं, ठीक है, इसमें अब बनाना 5 आएंगे, ठीक है, इसमें अब बनाना 5 आएंगे, फिर आगे के क्वेश्चंस कल करेंगे, कल स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स करेंगे बहुत सारे, और फिर मेसोमेरिक स्टार्ट होगा, ठीक है, कल मेसोमेरिक स्टार्ट हो जाएगा आपका, चलिए अभी रेजोनेंस बाकी है, रेजोनेंस ऐसा मत समझिए खत्म हो गया है, रेजोनेंस अभी बाकी है, चाहो तो कल वन शॉट कर देंगे आप।